स्वागत दोस्तों, आगे चलने से वीडियो के साथ के सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता की हरकत के कारण मिल गया विपक्ष को फुल टॉस। बताएंगे कैसे मारेंगे बाउंड्री के बाहर छक्का दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से गई है फंस। बताएंगे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री की एक मुलाकात ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया, और बीजेपी अब इस मामले को लेकर ऊ करने लगी है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, जिसे लेकर भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों, और कहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए दोस्तों। वहीं पर बीजेपी का नेता मीडिया में बैठकर बड़े बड़े ज्ञान देता है दोस्तों, लेकिन पता चला कि बुरी तरीके से हार गया चुनाव। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पीडीए वर्सेस बीजेपी और आरएसएस के बीच में होने जा रहा है, और पीडीए समीकरण उत्तर प्रदेश में 24 से बेहतर काम करेगा, और इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए प्रदेश की राजनीति में नजर आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर कुछ संगठनों के द्वारा आरक्षण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है दोस्तों। देश के जंतर मंतर पर बीते दिन एक आरक्षण हटाओ मुहिम चलाई गई, और इस मुहिम का नेतृत्व करने वाले लोग बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के साथ में गलबैया करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। यानी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन सभी लोगों का समर्थन किया है दोस्तों जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण की समीक्षा की बातें कर रहे हैं, और जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार के नाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरक्षण को हटाने के साथ साथ समीक्षा की मांग करने वाला संगठन और हर्ष दुबे जिसका नेतृत्व कर रहा है दोस्तों, उसकी तरफ से इस मामले को लेकर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी का उप मुख्यमंत्री ऐसे ही छुपकर नहीं मिल रहा दोस्तों, बल्कि खुलेआम बीजेपी के मंत्री ने तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे श्री हर्ष दुबे जी के साथ में लखनऊ के अंदर पत्रकार वार्ता कर छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की मांग एवं उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया गया है कि आगामी 2 दिनों के अंदर उनकी मांगों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से समीक्षा और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। ऐसे में ब्रजेश पाठक के द्वारा यह बोलना कि हम इनकी मांगों को लेकर विचार कर रहे हैं दोस्तों, साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लोग आरक्षण की समीक्षा की बात करने वाले लोगों के समर्थन में आकर खड़े हो गए। ये साफ तौर पर बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है, और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण समीक्षा के मामले को लेकर भाजपा के नेता की हुई मुलाकात कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा मुद्दा देकर गई है दोस्तों। इंडिया गठबंधन जो बीजेपी और उसके पूरे तंत्र को आरक्षण विरोधी बताती है, और भाजपा के लोग दावा करते कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो अब इनको जवाब देना चाहिए कि इनका उप मुख्यमंत्री आरक्षण की समीक्षा और बदलाव का समर्थन करने के लिए केंद्रीय मंत्री तक बात को पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज के लिए क्लियर कट मैसेज है कि भाजपा आरक्षण की समीक्षा करने की मांग करने वाले लोगों के समर्थन में खड़ी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जैसे 2015 के अंदर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में हार का सामना करना पड़ा था, और उसका केवल एक ही मतलब था, एक ही कारण था दोस्तों कि बीजेपी के नेताओं को अहंकार हो गया था, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने आकर बोल दिया था कि हम लोग आरक्षण की समीक्षा का समर्थन करते हैं। बस इतनी सी बात को लालू यादव जी ने पकड़ा था, और पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लोग पानी तक नहीं मांग पाए दोस्तों। नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने लगे, 60-70 रैलियों के बावजूद बीजेपी को बिहार में हार का सामना करना पड़ा, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सीधा सीधा फुल टॉस मिला है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को दोस्तों। इसके बाद अखिलेश यादव के समर्थकों ने कहा कि अब बीजेपी वाले प्रदेश में आकर क्या जवाब देंगे पीडीए समाज के बीच में, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाकर इन लोगों को बताना पड़ेगा कि इनका उप मुख्यमंत्री कैसे आरक्षण की समीक्षा करने वालों के साथ में खड़ा है, यानी भाजपा आरक्षण की समीक्षा का समर्थन करती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए समीकरण क्षेत्र के अंदर पूरे समीकरण बदलने को तैयार है दोस्तों, और दूसरा अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो कुल मिलाकर पी से पंडित शब्द भी इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के पास बचे हुए सारे विकल्प को खत्म करने और सर्व समाज की सरकार बनाने का दावा किया है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का काम तमाम वाला मामला है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे दोस्तों, और बीजेपी में प्रवक्ता बनकर टीवी चैनलों पर आते हैं और उल्टी सीधी बातें सबको लेकर बोलते रहते हैं, यानी ऐसा लगता है कि ना जाने कितने बड़े वकील है दोस्तों। ऐसे में वरिष्ठ एडवोकेट प्रदीप राय के सामने पानी मांगते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वरिष्ठ वकील और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया 370 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे दोस्तों। प्रदीप राय SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इनको 882 वोट मिले, और बीजेपी के नेता चौथे नंबर पर है, यानी 4
4 ही लोग चुनाव लड़ रहे थे और चारों में ये चौथे नंबर पर थे, केवल 370 वोट इनको मिला था। तो कहने का मतलब जो 4 लोग लड़ रहे थे सबसे नीचे वाली सीट पर थे। इसका मतलब अगर और लोग लड़ रहे होते तो और नीचे स्तर पर होते। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, इनके पिता भी समाजवादी पार्टी में नेता हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मौका परस्ती के कारण बीजेपी ने इनको प्रवक्ता बना दिया, लेकिन तब से इनका विकास ना तो भाजपा के अंदर हो पा रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अंदर कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, केवल अभद्र टिप्पणियां करने से नहीं होता, बल्कि लोगों के लिए काम करना पड़ता है, अपने वकीलों के लिए यानी अपनी फ्रेटर्निटी, अपने भाईचारे के लिए, लोगों के समर्थन के लिए आगे आना पड़ता है। इसीलिए ये पूरा एक नतीजा सामने आया दोस्तों। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर पुणे के अंदर COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में शुक्रवार रात को NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच में जोरदार तरीके की झड़प हो गई दोस्तों। घटना के बाद हॉस्टल में पुलिस तैनात की गई। ABVP का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता छात्राओं पर राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का दबाव बना रहे, जबकि ABVP वाले भाजपा के संगठन पर आरोप लग रहा है कि ये लोग लड़कियों को जाकर धमकियां दे रहे हैं कि आप लोग राहुल गांधी के कार्यक्रम में मत जाइएगा। राहुल गांधी का कार्यक्रम पुणे के अंदर पूरी तरीके से सफल होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। राहुल गांधी आज महिलाओं को, खासकर लड़कियों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। पुणे के अंदर कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन उससे पहले बवाल भी बहुत हुआ था। साथ साथ राहुल गांधी का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है दोस्तों। राहुल गांधी जब थाने के अंदर बहस कर रहे थे और पूछ रहे थे पुलिस वाले से कि आप लोग FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे, और पुलिस वाले आनाकानी कर रहे थे। राहुल गांधी के वकील स्वाति खन्ना भी मौजूद थी दोस्तों। तो ऐसे में राहुल गांधी पूरे थाने की तरफ देखते हैं और पीछे उनको एक तस्वीर दिखाई देती है अमित शाह की। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह क्या आपके डिपार्टमेंट के चार्ज है, यानी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या अमित शाह के पास है? तो पुलिस वाला बोलता नहीं। तो फिर आप लोगों ने अमित शाह की तस्वीर यहाँ क्यों लगा रखी है? ये सीधा सीधा सवाल पूछा गया दोस्तों। डिपार्टमेंट को क्या अमित शाह चलाते हैं? नहीं चलाते तो ये तस्वीर क्यों लगा रखी है? आखिर तस्वीर लगाकर क्या दिखाना चाहते हो? तो ऐसे में दोस्तों पुलिस वालों को भी हड़काते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं कि अमित शाह की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी ने जेनजी यानी युवा वोटर से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है दोस्तों। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री OP चौधरी शामिल है। पार्टी इसके जरिए युवाओं की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझने के लिए सीधे संवाद करेगी। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में शनिवार को नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई दोस्तों। इसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की दोस्तों। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान में राजनीतिक सुविधा या तुष्टिकरण के लिए समझौता नहीं होगा। बीजेपी इसकी विरासत को देश भर तक पहुंचाएगी। यानी अब भाजपा वालों को लग रहा है कि वो वंदे मातरम के मामले पर कांग्रेस को घेर लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब अमित शाह के पीछे पड़ी है दोस्तों। जब तक अमित शाह आकर जवाब नहीं देंगे तब तक कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव तरीके लड़ाई लड़ती रहेगी। अगर आप भी मानते हैं कि जेनजी को साधने के लिए स्मृति ईरानी को आगे किया गया है, तो इससे क्या होगा? जब स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को नहीं साध पाई और चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, वो भी किशोरी लाल शर्मा ने इनको चुनाव हरा दिया था, तो अब ये जेनजी को कैसे अपने साथ में लेकर आएंगी, कैसे उनको साधेंगी, ये देखने वाली बात है दोस्तों। यानी जेनजी तो कोई है नहीं, ना स्मृति ईरानी ना तावड़े, लेकिन जेनजी तक पहुंच बनाने के लिए इनको बोला जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को चीनी की कीमतों और स्टॉक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे दोस्तों। मोदी सरकार से उन्होंने पूछा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां पर विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इंकार कर दिया दोस्तों। देश के कई शहरों के अंदर चीनी की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई। 3 महीने में इसके दाम करीब 40% यानी 19 रुपए प्रति किलो तक बढ़े। कीमत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने के मंजूरी दिया गया। खड़गे के मोदी सरकार से 3 बड़े सवाल है। पहला ये कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीन का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगा हो गया। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? और एक और जो सवाल है दोस्तों वो ये कि जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, तो गन्ने और अनाज में E20 के लिए एथेनॉल मिलाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जाती? यानी भाजपा सरकार के दोहरे मापदंड को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर मानसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस के लोग एक दूसरे के आमने सामने आकर प्रदर्शन करने लगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामे पूर्ण रही दोस्तों। सदन की कार्रवाई शुरू से ही पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी विधायकों पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर
सिंह सुक्खू की अगुवाई में विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। दोस्तों कांग्रेस विधायकों के हाथ में तख्तियां थी जिन पर राष्ट्रीय गान के सम्मान से जुड़े हुए संदेश लिखे हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों ने सदन में राष्ट्रीय गान का अपमान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी के द्वारा राष्ट्रीय गान के अपमान से कांग्रेस का पूरा विधायक दल दुखी है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास विधानसभा की मर्यादा और परंपरा को बनाए रखना है। सुक्खू ने यह भी कहा कि विधानसभा का लंबा सत्र रखा गया है ताकि विधानसभा की परंपरा और मर्यादाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर इस मामले को लेकर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। दोस्तों उन्होंने कहा कि सदन चलाना चाहिए, चलना चाहिए और सभी सदस्यों को विधानसभा की परंपरा का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधानसभा उचित तरीके से चले, बिना किसी हिचकिचाहट के सब लोग काम करें, मिलकर आगे बढ़े और विधानसभा से जितने ज्यादा हो सके उतने कानून पास करें, क्योंकि जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे सदन की सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।